अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अपने YouTube की सेटिंग पे जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जहां पे आप अपने बेल के आइकॉन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा तो आप आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे। गाइस वेलकम बैक टू आवर क्लास, दिस इज योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल में। साथियों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। हमने 10 चैप्टर के पहले पार्ट को पहले ही अपलोड कर दिया है और हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं आधुनिकीकरण के रास्ते। तो आप पहले पार्ट को देखिएगा, देन सेकंड पार्ट स्टार्ट करिएगा, जब भी आपको चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। सो बेसिकली हम सेकंड पार्ट के अंदर पूरी तरीके से जापान के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, जिसको नहीं पता है चैप्टर के बारे में, चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से बताया गया है कि जापान और चीन अपने आधुनिकीकरण के रास्ते कैसे आगे निकलते हैं, जबकि वो देश भी कभी ना कभी किसी न किसी का गुलाम रहा था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जापान की। देखिए, जापान की ना, अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यानी कि राजनीतिक व्यवस्थाएं की बात करें, तो वहाँ पे 12वीं सेंचुरी तक आते आते लगभग, पहले आपको पता था चिंग डायनेस्टी वहाँ पे राज करती थी, लेकिन 12वीं सेंचुरी तक आते आते वहाँ पे शुंग जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे सत्ता जो थी राजा के नाम पर अपने हाथों में लेनी चालू कर दी। और काफ़ी लंबे समय तक, आप कह सकते हैं 1603 से लेके 1867 तक इन लोगों ने यहाँ पे तोकुगावा जो परिवार है, तोकुगावा परिवार, इस परिवार ने यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। तो एक तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, और वो पूरी तरीके से शुंग के पद पर ही कायम रहे। अब स्टार्टिंग समय में क्या हुआ कि जापान जो था वो कम से कम 250 पार्ट्स में डिवाइड था, पूरा विभाजित था। इसकी वजह से होता क्या था, क्योंकि अब पूरी सत्ता तो शुंग लोगों के हाथ में थी, लेकिन यहाँ पे जब ये 250 हिस्सों में डिवाइड हुआ करता था तो वहाँ पे इसका शासन चलाने के लिए दाम्यो को अपॉइंट करा उन लोगों ने। और जो दाम्यो था, शुंग दाम्यो पर नियंत्रण रखते थे, और ये 250 भागों के ऊपर दाम्यो लोग जो थे वो नियंत्रण रखते थे। तो ऐसे ही समझिएगा, मतलब काम करने के सिस्टम को डिवाइड किया जा रहा है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको समझने में। बस शुंग डायनेस्टी जो है वहाँ पे जो राज कर रही है, उसके जस्ट अंडरटेकिंग में दाइमो लोग हैं। और ये लोग क्या कहते हैं, उस समय पे एदो करके जो जापान के अंदर राजधानी मानी जाती थी, जिसे आज प्रेजेंट टाइम पे आप टोक्यो कहते थे, तो वहाँ पे इन्हें रहने का आदेश दिया, ताकि मतलब इन लोगों के ऊपर कोई खतरा ना रह सके, और इवन वहाँ की राजधानी और उनके लोगों के ऊपर भी कोई खतरा ना हो। हाँ, लेकिन जो शुंग लोग थे उनका जो मेन काम था, उनका मेन काम था शहरों और खदानों पर नियंत्रण रखना, इनका मेन काम था। हाँ, और इन दोनों की, यानी कि शुंग की और दाम्यो लोगों की जो प्रोटेक्शन करते थे वो करते थे समुराई लोग। तो याद रखना, ये एक क्या कहते हैं, युद्ध वर्ग के लोग थे। जैसे कि हमारे यहाँ पे आर्मी होती है, ऐसे ही उस टाइम पे ये लोग क्या कहते हैं, उन पर पूरी तरीके से प्रोटेक्शन बनाए रखते थे। और यहाँ पे शुंग और दाम्यो जो लोग हैं उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहते थे ये समुराई लोग। तो देखिए, अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखें कि मेन क्वेश्चन क्या बनता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जानिए कि शुंग का अर्थ क्या है, शुंग जो डायनेस्टी है उसका अर्थ क्या है, जिन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पे राज करना चालू किया होगा वो लोग। तो यहाँ पे शुंग का अर्थ है सर्व विजयी सेना, मतलब एक ऐसी सेना जिसने सारे इलाकों को जीत लिया हो। 19वीं सेंचुरी की पहली जापान में जो सामंतवादी प्रणाली का प्रचलन चलाया गया था वो लगभग इन्हीं के द्वारा ही चलाया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आगे तक चला ये। और शासन पर अधिकतर अधिकार करने वाले जो सामंत जो लोग थे वो शुंग कहलाए, क्योंकि राजा के नाम पर ही अपना राज करते थे, इसीलिए। अगेन इसी पैरा में से एक क्वेश्चन अगर हम देखें उठा के, तो यहाँ पे देखिए बता रखा है कि जापान पर जो तोकुगावा जो परिवार थे के शुंग लोगों ने कब से कब तक शासन किया था, और जो उनकी शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। तो देखिए उसी पैरा में से ये आंसर है कि मतलब 603 से लेके 1867 के बीच तक इन लोगों ने यहाँ पे राज किया था, और वो राजा के नाम पर राज करते थे। ये हमने ये पैराग्राफ में देखा भी। और देश के 250 भाग में भी जो विभाजित इलाका था उस पर शासन करने के लिए यहाँ पे दाम्यो लोगों को रखा गया था, और जो शुंग लोग थे वो दाम्यो
पर नियंत्रण रखते थे ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। लेकिन हाँ, शुंग जो लोग थे उनका काम था शहरों पे और खादानों पे अपना नियंत्रण बनाए रखना। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट ऑल्सो। मैं साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ हर पैरा में से जो जो ज़रूरी हो सकते हैं मेरे हिसाब। यहाँ पे इन लोगों ने 12वीं शताब्दी की शुरुआत में अपना आक्रमण जमाया, लेकिन काफ़ी लंबे समय से यहाँ से लेके यहाँ तक इन लोगों ने अपना शासन चलाया लगभग। तो यहाँ पे देखिए 16वीं सेंचुरी में ना, मतलब इन लोगों के द्वारा, जो शुंग लोग थे उनके द्वारा कुछ बदलाव करे गए। बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट थे ये करने, जैसे कि किसानों के हाथों से हथियार ले लिए गए। हथियार यानी कि जो भी लोहे, चाकू, तलवार जो भी थे, मतलब काफ़ी ऐसे सामान जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और देश में शांति को खतरा बना सकते हैं, मतलब शांति के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ये चीज़, तो इसीलिए पहला बदलाव ये करा गया कि सिर्फ समुराय लोग जो थे उनके पास ही तलवार रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो इनके द्वारा करा गया है कि दैम्यों को अपनी क्षेत्र सीमा में ही रहने का अधिकार दिया गया और उन्हें काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत स्वायत्तता प्रदान की गई ताकि वो लोग भी काम कर सके अच्छे तरीके से। एंड देन जो तीसरा बदलाव करा गया इनके द्वारा, वो तीसरा बदलाव ये करा गया है कि मालिकों को और करदाताओं, मतलब जो कर देते थे, उसके निर्धारण के लिए ज़मीन का सर्वेक्षण किया गया और उत्पादन के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। ये सारा का सारा बदलाव किया गया किनके द्वारा? ये सारा का सारा बदलाव किया गया आपके शुंग लोगों के द्वारा, और ये बहुत ज़रूरी था जापान के अंदर करना। तो इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हैं। ये आए हैं तो इन्होंने कुछ ना कुछ काम ज़रूर किया होगा। अब देखिए जिस तरीके से सिस्टम को डेवलप किया गया आपके शुंग लोगों के द्वारा, तो उस तरीके से लगभग 100 साल के बाद ये देखा गया कि भाई 17वीं सेंचुरी में ना, अब क्योंकि राजधानियां डेवलप हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जापान के अंदर जो वहाँ की राजधानी थी एडो, उस टाइम पे दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला वो शहर बन गया। ऐसा क्यों? आपको याद होगा मैंने ब्रिटेन के बारे में बताया था, लेकिन वो 18वीं सेंचुरी के अंदर जाके सबसे अच्छा इलाका बना था लंदन, जिसमें अच्छा व्यापार हुआ और उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर 17वीं सेंचुरी के अंदर ही दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया यहाँ पर। और यहाँ पे ये भी देखा गया कि उस टाइम पे जहाँ पे जनसंख्या 50,000 से अधिक होती थी, उसकी तुलना में यूरोप जो है सिर्फ वही एक ऐसे बड़े शहर थे जिसकी तुलना में वो आगे बढ़ पाए थे। अब जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के बाद यहाँ पे कॉमर्स एक्टिविटी थोड़ी सी डेवलप होगी, थोड़ा सा पैसा और लोन को लेके जो प्रणालियाँ बनाई जाएगी, सिस्टम बनाया जाएगा, उस पर थोड़ा फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट था, और इस सभी चीज़ों की वजह से वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को, जो बिज़नेस क्लास के लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो पाया व्यापार की वजह से, क्योंकि जहाँ जनसंख्या बढ़ेगी वहाँ व्यापार होना ज़रूरी है। और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि आर्ट्स को लेके और प्ले को लेके, नाटक को लेके काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट मिला यहाँ पे। और इसकी वजह से एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के ये आता है कि लोगों को पढ़ने का बहुत शौक़ था वहाँ पे। अब यहाँ पे लोगों को पढ़ने का शौक़ था, तो इसी वजह से राजधानी में कुछ रूल्स बनाए गए। रूल्स क्या बनाए गए कि जो नूडल की कटोरियाँ होंगी ना, उसकी कीमत के बेस पे इंसान किताब किराए पे ले सकता है और वो पढ़ लिख सकता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि शायद से जापान के अंदर लोगों को पढ़ने लिखने का कितना शौक़ होगा। अब सबसे बुरी बात जापानियों को क्या लगती थी, वो उन्हें ये लगती थी कि जापानी लोगों को क्या कहते हैं, यूरोपियन के द्वारा जो किताबें छपी होती थी उन्हें कहीं पसंद ही नहीं आती थी। शायद से उनकी लैंग्वेज में अंतर हो, या तो क्या कहते हैं उनके व्यवहार में, या उनकी जो भी प्रचलन कहानियाँ हो, शायद से उन्हें इंटरेस्ट ना आती हो। लेकिन गाइज आप ये याद रखिएगा, 17वीं सेंचुरी में राजधानियों में बदलाव हो रहे हैं, इंसान ग्रो हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ट्रेड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो साथियों जिस तरीके से डेवलपमेंट होता जा रहा था और व्यापार और ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा था, लोगों को फ़ायदा हो रहा था जापान के लोगों को, और जापान के लोगों को उस समय अमीर देश, मतलब यू कैन कॉल देम रिच कंट्री ऑन द टाइम इन 17वीं सेंचुरी। इट वाज इम्पॉसिबल, मतलब एक बहुत ही इम्पॉसिबल जैसे चीज़ हो सकती है कि भाई कैसे, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि वो लोग उस टाइम पे जापान से रेशम मंगाया करते थे, चीन से रेशम मंगाया करते थे और भारत से कपड़ा मंगाया करते थे, जिसके बदले में यू कैन बिलीव कि ये लोग सोने और चांदी जैसी कीमतों के रूप में, मतलब पैसा नहीं देते थे लेकिन उसके बदले में ये लोग सोना और चांदी देते थे। हाँ, इससे उनकी अर्थव्यवस्था पे काफ़ी इफ़ेक्ट तो पड़ा, लेकिन
मतलब एक इम्पॉसिबल है चीज़ मानी जा सकती है। कोई देश, कोई कंट्री कैसे पैसा दे सकती, पैसों की जगहों पे सोना दे सकती है। अब क्योंकि उस टाइम पे राज था तोकागावा के लोगों का, यानी कि शुंग डायनेस्टी के लोगों का था। इसकी वजह से उन लोगों ने क्या करा कि जो बाहर से फिर कीमती चीज़ें आती थी उन पे क्या कहते हैं काफ़ी हद तक रोक लगा दी। इसकी वजह से उन लोगों ने क्या करा, अपने ही शहर क्योतो के अंदर जो निशिजन जो रेशम था उसके उद्योग का, मतलब उसको विकास करने की ज़्यादा कोशिश करी। और ताकि जो बाहर से रेशम आता है, इतना ज़्यादा महंगा रेशम आता है, उसके उसके आयात को थोड़ा कम कर दिया गया। और जो समय के साथ साथ उन लोगों ने, जापान के लोग वैसे भी अपनी शक्ति को लेके, अपने देश के सम्मान को लेके काफ़ी आगे रहते हैं वो लोग। इसीलिए एक टाइम ऐसा आया कि निशिजन का जो रेशम था वो दुनिया भर में सबसे बेहतरीन रेशम माना जाने लग गया। और मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल की वजह से वहाँ पे चावल के शेयर बाजार का जो निर्माण था, जैसे विकास देखे गए, और अर्थतंत्र जो है नई दिशा में विकसित होने लग गया। मतलब बोल सकते हैं कि जापान के लोगों ने सही टाइम पे सही स्टेप उठा लिया। सो गाइज, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ वो क्वेश्चन ये है कि जापान को अमीर देश क्यों समझा जाता है, स्पष्ट करें। तो देखिए, बहुत 2 मार्क्स में भी आ जाता है, 4 मार्क्स में किसी में भी आ जाता है। तो देखिए, जापान जो था रेशम आयात करता था चीन से, ठीक है। कपड़ा जो आयात करता था वो करता था भारत से। इसके बदले में वो क्या देता था जापान, एक मूल्य सोना चुकाता था। इट वॉज वेरी इनक्रेडिबल, दैट इज़ वाई वो जापान को उस टाइम पे अमीर देश मानते थे। एंड अगेन एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि उन कारणों को, ये भी 4 मार्क्स में ही है, उन कारणों को वर्णन करिए जिसकी वजह से जापान को समृद्ध देश माना जाता है। तो हम बोल सकते हैं उस टाइम पे चीन से रेशम, भारत से कपड़ा जैसी विलासिता वस्तु जो थी वो उनसे खरीदता था, और आयात के बदले में वो उन्हें सोना चांदी की कीमत अदा करता था। कीमती धातुओं को उसने बाद में निर्यात करने से रोक दिया, क्योंकि फिर उन्होंने अपने यहाँ पे रेशम बनाना चालू कर दिया। अर्थतंत्र जो है वो नई दिशा में विकसित हो रहा था। मुद्रा का जो बढ़ता इस्तेमाल था वो फिर बाद में चावल के लिए किया गया। और फिर रेशम का जो यूज़, शेयर बाज़ार जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया गया उनके द्वारा। और निशिजन जो रेशम था वो दुनिया भर में सबसे बेहतरीन रेशम माना जाने लग गया। सो ये क्वेश्चन है जो इस पैराग्राफ के अंदर से आए हैं, तो आप इन्हें भी ज़रूर करिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। क्योंकि मैं क्वेश्चंस को अलग से नहीं, टॉपिक वाइज कंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पहरा पहरा समझ में आ सके ढंग। अब देखिए, सेकंड पैरा अब हम चल रहे हैं, अब हम 18वीं सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, समय बीत रहा है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि तोकागावा जो वंश था उसको समाप्त कर दिया गया। ऐसा सिर्फ इसी वजह से हुआ कि यहाँ पे ये देखा गया कि देश में तरह तरह के जो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो कुछ बदलाव की मांग की जा रही है वो देखा गया। इसकी वजह से यहाँ पे मेजी जो साम्राज्य था उसका दोबारा से पुनर्स्थापन हुआ, और इसकी वजह से वहाँ पे अब इतने लंबे समय तक, इतने टाइम पीरियड के बीच में वहाँ पे नया जो क्या कहते हैं सम्राट आ गया और उनको पूरी तरीके से वहाँ से हटा दिया गया। सो अगेन अगर हम बात करें कि मेजी जो साम्राज्य था, जो सरकार थी, जब उसकी स्थापना हुई थी तो उसके स्थापना होने के कोई ना कोई रीज़न होंगे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपरों के अंदर आया भी था लास्ट ईयर। क्वेश्चन ये है कि मेजी साम्राज्य के जो पुनर्स्थापन होने के जो कारण थे वो क्या थे। सबसे पहला कारण बोल सकते हैं कि देश में जो आर्थिक असंतोष पैदा हो रखा था वो राजनीतिक भी था और आर्थिक भी था। इसकी वजह से मेजी साम्राज्य ने पूरी तरीके से तोकागावा साम्राज्य को हटा दिया। और दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति जो संबंध थे उनकी जो मांग थी वो बढ़ रही थी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सरकार वहाँ से चली गई थी। तो देखिए, जब जापानी सरकार जब नई तरीके से आती है और उसके बाद जब उसका आगमन होता है तो उस टाइम पे 1853 के अंदर अमेरिका जो है पूरी तरीके से एक नए बंदर को, पेरू को जापान के अंदर भेजती है, एक रिलेशन बिल्डअप करने के लिए, व्यापार के संबंध को बनाने के लिए। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जापानी सरकार जो है अलर्ट हो गई और उस टाइम पे ये देखा गया कि क्या ये लोग अगर हमारे साथ व्यापार करने के लिए आए हैं
तो क्या ये लोग वैसे ही हमें को गुलाम बनाएंगे जैसा इन्होंने भारत को और चीन को बनाया था, सेम टू सेम वैसा ही। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि भाई जब पेरी जो है उनके आगमन के बाद जो राजनीतिक शक्ति है, जो जो राजनीतिक बदलाव है, उसमें काफ़ी हद तक बदलाव आने चालू हुए। सम्राट को अचानक से ही बहुत ज़्यादा अहमियत मिलने लग गई और उसके बाद उन लोगों ने 1868 के अंदर एक आंदोलन चलाया, जबकि पेरी पेरी जो थे वो 1853 में आए थे जापान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक समझौते के लिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली लिया, बहुत समझदारी से इसको स्टेप उठाया और उन लोगों ने इसको सीरियस होने के बाद इस पर स्टेप कदम लिए। तो यहाँ से उन लोगों ने शुंग जो है, शुंग डायनेस्टी है, उसको ज़बरदस्ती हटा तो दिया, लेकिन फिर बाद में जो मेजी साम्राज्य आया था उसने एदो को राजधानी का नाम बदला और उसके बाद उन्होंने नई राजधानी का नाम टोक्यो रखा, जैसे आज की डेट में आप टोक्यो ही जानते हैं। तो देखिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये देखा कि भाई वो लोग जो जापान के लोग थे वो भी, क्या उनको लगता था कि क्या ये लोग भी हमें साम्राज्यवाद बना पाएंगे, यानी कि जैसा उन लोगों ने भारत के साथ किया वैसा ही कहीं ये लोग हमारे साथ ना कर दे। तो बहुत से विद्वान जो जापान के अंदर थे उन्होंने बताया कि नेता जो यूरोप के नए विचार सीखना चाहते थे, लेकिन उसके कंपैरिजन में वो ये नहीं चाहते थे कि वो उनके गुलाम बने। इसकी वजह से सरकार ने एक नारा दिया, जैसे ये समृद्ध देश और मजबूत सेना, जो चाइनीज़ भाषा में अजीब सा बोला जाता है, इसे बोलते हैं फुकोकू कायोहे, फुकोकू कायो बोलते हैं ये लोग, जो मतलब इसका ट्रांसलेशन जो हिंदी में होता है समृद्ध देश समृद्ध मजबूत सेना। इन लोगों ने पूरी तरीके से इस नारे का ऐलान करा और जो पेरी, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, एक जापान के निगाह से आए थे वो लोग उस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे ये पूरी तरीके से अब साम्राज्य को जापान के लोग बोलते हैं कि भाई वो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे और मजबूत सेना का निर्माण करेंगे, और ऐसा ही जैसा कि भारत के लोगों ने नहीं करा था उस टाइम पे और भारत को गुलामी का सामना करना पड़ गया था। तो इसी वजह से इन लोगों ने क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट में, ताकि ब्रिटेन के लोग इनके ऊपर अटैक ना कर दे या उनके ऊपर गुलामी ना बना दे, इसीलिए इस कार्य के लिए उन्होंने जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करा और प्रजा में नागरिकों को एक श्रेणी के रूप में बदलना शुरू कर दिया। यानी कि अब सिस्टमैटिक वे से जो सरकारें होंगी उनको चलाया जाएगा, और ताकि वो लोग गुलाम ना बन सके। तो अब बोल सकते हैं इसकी वजह से सम्राट जो व्यवस्था है उसकी स्थापना करी गई, जिसमें सम्राट जो है उसमें सबसे बड़ा माना जाएगा, और सम्राट, सेना और जनता नॉर्मल बेसिस पे सारे मिलके काम करेंगे, और दोनों के दोनों नौकरशाही और सेना जो होगी वो पूरी तरीके से सम्राट के अधीन रहेगी। सम्राट को उस समय पे डायरेक्टली बोला जाता था कि वो सूरज के देवता यानी कि सूरज के वंशज माने जाएंगे, और सम्राट के जन्मदिन के दिन वहाँ पे राष्ट्रीय छुट्टी का ऐलान किया जाएगा। सो दिस वाज द वे। जैसे कभी जापानी लोगों ने अपने ऊपर अटैक ना होने दिया और इसकी वजह से इन लोगों ने वो लोग गुलाम ना बन जाए, इसीलिए उन्होंने समृद्ध देश और मजबूत सेना का नारा दिया, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को बदलाव करने की कोशिश करी। और उस टाइम पे उन लोगों ने पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े, जैसे कि पहले पश्चिम देश के सैनिक जो होते थे वो कपड़े पहना करते थे जिस टाइप के, वैसा ही सेम उस टाइप के इन लोगों ने क्या कहते हैं पहनावा करना चालू कर दिया। उनके नाम से आधुनिक संस्थाओं की स्थापना कर दी गई, अधिनियम जारी किए गए, मतलब काफ़ी हद तक बदलाव होने चालू हो गए। और 1890 में उन्होंने शिक्षा के बदलाव को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। सो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब ये चीज़ें चल रही थी तो उस टाइम पे 1870 के दशक तक विद्यालय जो है एक नई व्यवस्था में लाया गया और लड़के और लड़कियों को दोनों को स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया, ताकि वो लोग भी समझ सके कि शासन व्यवस्था कैसे चलती है, सेना के अंदर कैसे भर्ती होना है, या अपने देश के लिए क्या सोचना है। इवन यहाँ तक देखा गया कि 1910 तक तो ऐसी स्थिति पैदा हुई कि कोई भी व्यक्ति स्कूल जाने से वंचित ही नहीं रहा। पढ़ाई में फ़ीस काफ़ी कम लगती थी और पाठ्यक्रम जो था पश्चिम के नमूने पर आधारित था, मतलब पहले उधर का पाठ्यक्रम कैसा हुआ करता था। और आपको याद होगा, आपको बताना होगा मुझे क्वेश्चन इसी के बेस पे कि
भारत ने भी जब अंग्रेज़ों के वो लोग गुलाम बने थे तो उन लोगों ने भी एक एजुकेशन सिस्टम लेके आए थे हमारे भारत के अंदर, उसे बोलते हैं इंग्लिश एक्ट। वो इंग्लिश एक्ट की वजह से ही आज हम इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं अपने देश के अंदर। तो वो एक्ट कौन सा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं आपके उस कमेंट का इंतज़ार भी करूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगेन उन लोगों ने क्या करा, अगेन उन लोगों ने 1870 के दशक आते आते आधुनिक विचारों पर जोर दिया और साथ साथ ही राज्यों के प्रति निष्ठा, जापानी इतिहास के अध्ययन पर जोर दिया गया और शिक्षा मंत्रालय पाठ्यक्रम पर, किताबों के चयन पर, शिक्षकों के परीक्षण पर, नियंत्रण पर सारी तरीके से उन लोगों ने काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश करना चालू कर दिया। किताबों में उन लोगों ने माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी, अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा, ये सब चीज़ें इन लोगों ने किताबों के अंदर डालनी चालू कर दी ताकि जापान के लोग जापानी हित के बारे में सोच सके। अभी इसके अंदर से हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कौन सा आता है इस पार्ट में से। क्वेश्चन हमारा ये है कि जापान में 1870 के दशक में अपनाई गई नई विद्यालय व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 1870 के दशक में लड़के और लड़कियों के स्कूल जाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य कर दिया गया। 1910 तक स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की जो फीस थी काफ़ी कम थी। शिक्षा जो मंत्रालय थे उसमें जो सिलेबस था उसके किताबों के चयन के लिए, टीचर्स के परीक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इवन किताबों के अंदर अच्छे नागरिक बनने के लिए, माता पिता के सम्मान के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली गई। ये क्वेश्चन चाहे 2 मार्क्स में है, चाहे 4 मार्क्स में है, चाहे 8 मार्क्स में आए, पर क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। ये इस पैराग्राफ से रिलेटेड है। दैट इज़ वाई मैंने आपको ये पार्ट के साथ ही इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अर्थव्यवस्था और आधुनिकीकरण। देखिए जिस तरीके से सबसे पहले जापान के अंदर ये व्यवस्थाओं को लाया गया, यानी कि हम बोल सकते हैं मजबूत सरकार, मजबूत सेना, इतना तगड़ा नारा जो चलाया गया जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उन लोगों को गुलामी से मदद मिली, मतलब गुलाम वो नहीं बन पाए इसकी वजह से। और ऐसे ही सेम टू सेम मेजी सरकार जो थी उन्होंने अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाए। उन लोगों ने कृषि पर जो कर लगाकर धन इकट्ठा किया वो बहुत इम्पोर्टेंट माना गया और उसकी वजह से उन्होंने जापान में पहली जो रेलवे लाइन थी जो 1870 से लेकर 1872 में टोक्यो से लेके याकोहामा जो बंदरगाह है उसके बीच तक इन लोगों ने बिछा दी। और उसके साथ साथ इन्होंने जो वस्त्र उद्योग होते थे, कपड़ा उद्योग जो होता था, उसके लिए जो मशीनें होती थी उन लोगों ने यूरोप से आयात करी। इसकी वजह से काफ़ी हद तक व्यापार बढ़ने में और काम करने में आसानी हुई। उन लोगों ने मज़दूरों को परीक्षण के लिए काफ़ी हद तक विदेश से लोगों को बुलाया ताकि समझाया जा सके कि काम कैसे होना है। जापानी विश्वविद्यालयों के अंदर स्कूल में जो पढ़ाए जाने वाले बच्चे थे उनको काफ़ी हद तक अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा देने की कोशिश करी गई। और इवन यहाँ तक देखा गया कि जापान के विद्यार्थियों को विदेश भी भेजा गया अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए। 1872 तक आते आते आधुनिक बैंकिंग सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। आप समझ सकते हैं ये सारा का सारा अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए और अर्थव्यवस्था को काफ़ी अच्छा करने के लिए किया गया। अब 1872 में देखा गया कि जनसंख्या जो है 3.5 करोड़ हो चुकी थी जापान की, जो काफ़ी ज़्यादा थी और वो बढ़ ही रही थी। 1950-20 में तो ये 5 करोड़ 5.5 करोड़ हो चुकी थी। अब एक समय ऐसा आया कि लोगों को फिर प्रवास जो था वो करवाना पड़ गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ गया। तो ये भी एक सिस्टम बनाया गया था, लेकिन ये बहुत एक इनक्रेडिबल वे था। इसके ऊपर एक क्वेश्चन एमर्ज होता है 8 मार्क्स का। अब 1925 तक आते आते 21% जनसंख्या थी वो शहरों में रहती थी और 1935 तक यह जो जनसंख्या थी वो 32% यानी कि 2.25 करोड़ हो गई। शहरों की जनसंख्या अलग थी, ग्रामीण इलाकों की जनसंख्या अलग थी, लेकिन आधुनिक विकास बहुत ज़्यादा हुए उस टाइम पे जापान की सरकार यानी कि मेजी सरकार के द्वारा। पहले इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मेजी
मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ? तो आप बोल सकते हैं कृषि पर उन लोगों ने कर लगाया, जापान में रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश करी, वस्त्र उद्योग के लिए नई मशीनें मंगवाई, मजदूरों को क्या कहते हैं विदेशी जो परीक्षण मिले वो मिले, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया, और इवन आधुनिक कंपनी जो है बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत की गई, कंपनियों को कर में छूट दी गई, सब्सिडी दी जाने लग गई। तो ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया जापान में मेजी सरकार के द्वारा। सो ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, इसे ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर समझिए। अब उस टाइम पे जिस समय पे मशीनों का विकास हो रहा था, तो उस टाइम पे औद्योगिक मज़दूरों की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे 1870 के दशक में लगभग 7 लाख से बढ़कर यानी कि 7 लाख मज़दूरों की जनसंख्या थी, लेकिन 1913 तक आते आते 40 लाख तक पहुंच गई। अब अधिकतर जो मज़दूर थे वो जो काम करते थे 5 लोगों से कम थे, और उसमें ज़्यादातर उस समय पे जो मशीनें होती थी वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती थी। लेकिन जिस समय इलेक्ट्रिसिटी से चीज़ें नहीं चलती थी तो उस समय महिलाओं को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था काम करने के लिए। अगेन ये क्वेश्चन वहीं से पुटअप हो रहा है कि आपको पता था ब्रिटेन में छोटे बच्चों को और लड़कियों को क्यों काम करवाया जाता था, ताकि वो पैसे भी कम ले, ज़्यादा क्वेश्चन भी ना करे। लेकिन फिर बाद में जब 1866 के अंदर हड़ताल होने चालू हो गई महिलाओं के द्वारा, तो उस टाइम से फिर 19वीं सेंचुरी के बाद से कारखानों के अंदर पुरुषों की संख्या बढ़ने लग गई, और सही तरीके से जो जनसंख्या बढ़ी थी वो सही तरीके से 1930 तक, यानी कि उसके भी 30 साल के बाद महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों के कंपैरिजन में कम हो गई और पुरुषों की जनसंख्या अधिक हो गई। तो ये रैंडमली आंकड़े बता रखे हैं कि कारखानों में मज़दूरों की संख्या जो थी वो 100 से अधिक मज़दूर वाले कारखाने जो थे उनकी संख्या बढ़नी चालू हो गई। इवन 1909 में 1000 हो गई थी, 1920 के अंदर 2000 हो गई थी, और 1930 में 4000 हो चुकी थी। लेकिन 1940 तक इवन यू कैन नॉट बिलीव इनकी संख्या बढ़ी, इतनी ज़्यादा बढ़ी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई। 1940 तक आते आते 5,50,000 हो गई, जहाँ पर इवन 5 से कम मज़दूरों की जनसंख्या थी। अब क्योंकि उद्योग बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या कहते हैं विकास में लकड़ी जैसी जो प्राकृतिक संसाधन थे उसकी ज़्यादा मांग होने लग गई, और मांग होने की वजह से क्या कहते हैं पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लग गया। इसके लिए औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा गया, जहाँ पर 800 गाँववासी जो थे जन विद्रोह के लिए इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने सरकार के कार्रवाई करने से मजबूर कर दिया। तो ये है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कौन सा है। आप बताइए कि पर्यावरण पर उद्योग के विकास का क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि मेजी सरकार ने ही करा था, ये हमने पहले भी देख लिया, ये वाला पार्ट तो हमने देख ही लिया अभी। अब हम देखेंगे पर्यावरण पर इसके उद्योग के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। सो आंसर इज़ लाइक दिस, आंसर इसका ये है कि पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का प्रभाव। अब लकड़ी जैसी जो प्राकृतिक संपदाएं थी उसका विनाश होता जा रहा था, औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ने लग गया था, और कृषि के उत्पादन में कमी जो थी उसके कारण जो लोग थे वो शहरों की तरफ पलायन करने लग गए थे, क्योंकि कृषि उत्पादन हो नहीं पा रहा था। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से वहाँ पर अनशन भी करा गया और वहाँ पे धरने भी हुए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे पहला आंदोलन छेड़ा गया, और जो छेड़ा गया यहाँ पे तनिका शोजो जो है उन्होंने क्या कहते हैं 1897 में क्या कहते हैं एक औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया था, इसकी वजह से ही। सो दिस वाज द पॉइंट, एंड आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आई होप यू गॉट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस, पर आंसर ज़रूर करना मत भूलिएगा उसका जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था। फाइनली अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी इस चैनल के सपोर्ट के लिए और नॉलेज के लिए बताते रहिए। सो गाइज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।